सुप्रभात बच्चों। सबसे पहले आज हम व्याकरण पढ़ाएंगे। उसमें तुम लोग किताब निकालो व्याकरण का, कुछ उसमें समझाना है तुम लोग को, और विषय सूची निकालो। इसके बाद पढ़ाई शुरू करेंगे। सबसे पहले बताएंगे कि पहले जो पढ़ाई हुई है, जो वीडियो देखा होगा सब, उसमें जो विषय सूची था, जो पाठ था, पहले की किताब थी व्याकरण वैभव, अब हो गया है नव्य व्याकरण वैभव। एक ही है, फर्क नहीं है, थोड़ा सा सीरियल नंबर में इधर उधर है, लेकिन अभी तक जो पढ़ाई हुई है पिछले क्लास में 8 वीडियो देखा होगा सब, तो मिलाओ सब। 1 नंबर में था भाषा बोली और व्याकरण, इसमें भी 1 नंबर में है नई पुस्तक में, एक में। 2 नंबर में है वर्ण विचार, इसमें भी नई वाली पुस्तक में भी वर्ण विचार भी है। तीसरा था पाठ संधि, जो कि नई वाली पुस्तक में 16 नंबर में संधि दिया हुआ है। ठीक है, पढ़ाई हो गई है, आगे फिर देखा जाएगा। संधि 3 नंबर में इसमें शब्द विचार है, इसमें 4 नंबर में है, यानी ये भी पढ़ाई हो चुकी है। 4 में शब्द विचार है जो पढ़ाई हो चुकी है, और यहाँ भी है 3 में, ये तीनों पढ़ाई हो चुकी है। फिर संधि की हो गई है पढ़ाई। अब रही बात यहाँ वाक्य, चौथा नंबर में वाक्य है जो आज हम पढ़ाएंगे। इसके पहले शब्द विचार पढ़ा होगा सब। जैसे कहा जाता है कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसे वर्ण कहते हैं, वर्ण या अक्षर, और वर्णों के सार्थक समूह या मेल को शब्द कहा जाता है। जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं, अब यहाँ मकल लिख दिए। मकल 3 अक्षरों के मेल से बना है, लेकिन इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा, यह निरर्थक शब्द है। लेकिन इसी को हम सजा कर अगर लिखेंगे तो 2 बनकर 3 बन के तैयार हो जाएगा। एक कलम, कलम संज्ञा शब्द। दूसरा कमल, कमल जो सार्थक है, इसलिए वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहा जाता है। अब आज पढ़ाना है वाक्य, जो कि ऐसे भी कहा जाता है कि शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। उसमें भी जरूरत है उसकी, नहीं तो हम कह देंगे सार्थक समूह और नहीं कहेंगे तो कहेंगे है, रहा, जा, बाजार, अमीर, कोई अर्थ नहीं निकला। लेकिन वही सार्थक होगा तो अमीर बाजार जा रहा है। और वाक्य की परिभाषा देखें, किसी भाव या विचार को प्रकट करने के व्यवस्थित समूह जिसमें अर्थ देने की पूर्ण शक्ति या क्षमता हो, उसे हम वाक्य कहते हैं। किसी भाव या विचार को प्रकट करने के व्यवस्थित समूह जिसमें अर्थ देने की पूर्ण क्षमता हो, शक्ति हो, उसे हम वाक्य कहते हैं। अब आगे, वाक्य में पूर्ण रूप से आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति का होना आवश्यक होता है। ऐसे वाक्य के अंत में पूर्ण विराम हो, प्रश्न सूचक चिन्ह और विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मय सूचक, जैसे मान लेते हैं कि पूर्ण विराम, यह हो गया प्रश्न सूचक और विस्मयादि बोधक। यह सब अगर अंत में मिल रहा है, इससे पता चलता है कि यह वाक्य पूर्ण रूप से सार्थक है, सही है, समाप्त है। वहीं अगर अल्प विराम मिलेगा तो लगेगा कि यह वाक्य अधूरा है। तो जाने हम वाक्य में पूर्ण रूप से आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति का होना अनिवार्य है, तभी जाकर वह सही वाक्य बनेगा। जैसे पहला देखें हम, वाक्य में आकांक्षा का यानी वाक्य जब बोलेंगे, लिखेंगे, तो वह सही, संतुष्ट करने वाला हो। जैसे देखें उदाहरण, आकाश में चिड़िया, यह सुनकर आकांक्षा तृप्ति नहीं होती। अब आकाश में चिड़िया केवल कहने से कुछ प्रतीत नहीं हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चलता है कि आकाश में चिड़िया उड़ रही है कि क्या कर रही है। पेड़ पर चिड़िया
उतना ही पर समाप्त कर दें तो पता ही नहीं चलेगा चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई है कि सोई हुई है कि अपने घोंसले में है। इसलिए आकांक्षा का होना जरूरी है। दूसरा है योग्यता। योग्यता जो है, अगर हम कहेंगे कि सबके लिए अलग व सही भाव प्रकट करे, व्याकरण की दृष्टि से सही है लेकिन सही भाव प्रकट करे। जैसे हम कहेंगे कि बच्चा खाना चरता है, यह वाक्य व्याकरण की दृष्टि से सही है लेकिन यह सही भाव प्रकट नहीं कर रहा है, क्योंकि चरना शब्द द्वारा है, यह मनुष्य के लिए, आदमी के लिए, बच्चे के लिए नहीं होता है। चरना शब्द वही रहता है, गाय घास चर रही है, चाहे बैल घास चरता है तो चलेगा, लेकिन बच्चे के लिए वह बच्चा खाना खा रहा है, यानी वह योग्यता का होना अनिवार्य है जो सही भाव प्रकट करे। तीसरा है आसक्ति। आसक्ति का मतलब यह है कि जिससे सही अर्थ निकले, कर्मवार, सुसज्जित, सजा हुआ। जैसे एक उदाहरण देखो उसका, जैसे में चिड़िया आकाश भय पूर्ति, यह एक वाक्य हो गया। लेकिन 1 2 3 4 5 कुछ मुख्य क्रिया, कुछ संज्ञा, कुछ सहायक क्रिया के संयोग से यह बना हुआ है, लेकिन यह वाक्य सही नहीं है, इसीलिए आसक्ति का होना जरूरी है। इसका सही रूप होगा चिड़िया आकाश में उड़ती है, तब जाकर यह वाक्य पूरा होता है। अब आगे बढ़ रहे हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, पहला है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य की खासियत है, विशेषता है कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य होता है। जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं कि अमित खाना खा रहा है, सुरेश बाजार जा रहा है, तो खाने का काम कौन कर रहा है? तो अमित, और बाजार जाने का काम कर रहा है तो वह है सुरेश, यानी यह उद्देश्य है। आगे मिलेगा विधेय। विधेय का है उद्देश्य जिसके विषय में कुछ बताए, वह होता है विधेय। जैसे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, दूसरा है गायिका गाना गा रही, तो यहाँ हम इसको रेखांकित किए हैं। अखबार पढ़ रहे हैं यानी पढ़ने का काम पिताजी के द्वारा हो रहा है। गायिका जो है यह उद्देश्य नहीं है, तो यह गायिका के द्वारा गाना गाया जा रहा है, यानी यह वाक्य विधेय का उदाहरण है। आगे इससे बढ़ेंगे। अब वाक्य भेद। वाक्य भेद 2 आधार पर किए जाता है, एक रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर करेंगे तो 3 आते हैं उसमें। पहला है सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। एक में सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। मिश्र कहें या मिश्रित कहें, या रचना के आधार पर हो गया, आधार पर, और दूसरा मिलेगा अर्थ के आधार पर, तो उसके 8 भेद होते हैं, फिर उस पर चर्चा होगी। तो पहला है सरल वाक्य।
जिन वाक्य में एक ही विधेय होता है वह सरल वाक्य कहलाता है। जैसे अजय और विजय पाठशाला गए, माँ ने खाना बनाया, खाना बनाने का काम किया माँ ने, तो वह विधेय है। यानी एक ही विधेय जिसमें हो वह सरल वाक्य कहलाता है। मिश्रित वाक्य आगे, संयुक्त वाक्य आगे मिलेगा, जिनमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य को समुच्चय बोधक द्वारा जोड़ा जाता है, वह होता है मिश्रित वाक्य। जैसे माताजी घर आई और खाना बनाया, आई और खाना बनाया, और समुच्चय बोधक से वह जुड़कर एक बना, यानी मिश्रित वाक्य बना। दूसरा उदाहरण, मामा जी जयपुर गए पर रात को ही लौट आए। मामा जी जयपुर गए पर रात में ही लौट आए। यहाँ पर जो है समुच्चय बोधक है, यानी समुच्चय बोधक जोड़ने से दो सरल वाक्य को जोड़कर एक मिश्रित वाक्य बनता है। तीसरा मिलेगा संयुक्त वाक्य हो गया। तीसरा होगा मिश्रित वाक्य। वह वाक्य जिसमें एक मुख्य उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, जिन्हें योजक चिन्ह द्वारा जोड़ा जाता है, वह मिश्रित वाक्य बोलता है। योजक चिन्ह यह है, और बड़ा जब होगा तो यह निर्देशक चिन्ह हो जाता है। इससे यह जो होगा विवरण चिन्ह या विराम चिन्ह जब पढ़ने को मिलेगा इसमें यह रहता है। ऐसे विराम चिन्ह में इसकी संख्या 12 है, सबकी अपनी अहमियत है, कहाँ किसका प्रयोग करना है, तब जाकर वह सही बनता है, होता है। तो यहाँ योजक चिन्ह छोटा होता है, हाइफन जिसे कहा जाता है, इससे भी जुड़ता है। इसका एक उदाहरण देखें, मिश्रित वाक्य, जिसमें मुख्य उपवाक्य आश्रित उपवाक्य हो और योजक चिन्ह जो आज जुड़ता हो। जैसे अध्यापिका ने पूछा कि तुम्हारी पुस्तक कहाँ है। अध्यापिका ने पूछा कि तुम्हारी पुस्तक कहाँ है। अमित ने बताया कि उसे दाखिला मिल गया, यानी दाखिला मिल गया यानी उसका नामांकन हो गया, एडमिशन हो गया। चलो आगे इसके मिलेगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, और इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे, पढ़ाएंगे। और इसमें जो है जैसे कि सर्वनाम के विषय में जानकारी होगी। जैसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे तो पता चलेगा कि निश्चितता का बोध। अनिश्चयवाचक कहेंगे तो जिसमें निश्चितता न हो। जैसे शायद आज शाम को बारिश होगी, तो शायद लग गया, हो सकता है कि बारिश हो नहीं भी हो। प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी जहाँ प्रश्न करने का बोध हो। निश्चय, निश्चय, नींद। तो यहाँ पर 8 भेद है। पहला है विधानवाचक, निषेधवाचक, अव्ययवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। तो जहाँ जिस शब्द से ही यह पता चलेगा कि इसमें आगे क्या करना है। तो आगे के वीडियो में फिर पढ़ाएंगे। तब तक धन्यवाद।